हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे डे 15 पर और बात करेंगे बेस्ट 50 एमसीक्यूज पर। बीपीएससी यानी बिहार कंप्यूटर टीचर में किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां पर हम लोग कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम्स में कंप्यूटर टीचर में कई बार पूछे गए, इस तरीके के क्वेश्चंस जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ऐसे ही क्वेश्चंस की तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो आज फिर से हम लोग आ चुके हैं बेस्ट 50 क्वेश्चंस के साथ। देखते हैं आज के सेशन में आप कितना स्कोर करते हैं आउट ऑफ 50। जैसे कि हर एक सेशन में आप हमें बताते हैं कि सर आउट ऑफ 50 हमने इतना स्कोर किया, इस क्वेश्चन में हमें डाउट लगा, ये हमें समझ में आ गया। उसी तरीके से आप हमें सेशन के बाद में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। जो क्वेश्चन ऑफ द डे हैं उसके आंसर्स भी आप करिएगा और साथ ही साथ आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, हैव अ लुक और देखते हैं आज के सेशन में क्या है आपके लिए खास। सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि अगर आप बिहार कंप्यूटर टीचर के लिए कोर्स ढूंढ रहे हैं और चाह रहे हैं एक ऐसा कोर्स हमें मिल जाए जहां पर सभी टॉपिक्स कवर हों, जहां पर सभी वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट मिल जाएं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएं और कंप्लीट कंप्यूटर में कॉन्फिडेंस आ जाए, अगर इस तरीके की अगर आप कोर्स की तलाश कर रहे थे तो ये है बेस्ट कंप्यूटर का कोर्स। बेस्ट कंप्यूटर टीचर के लिए, बिहार कंप्यूटर टीचर के लिए सबसे बढ़िया कोर्स है, जरूर एनरोल कर लीजिएगा। ये मेरा वादा है कि इसको एनरोल करने के बाद जो कॉन्फिडेंस है वो आपका जरूर अचीव होगा और जो आप कंटेंट चाह रहे थे वैसे ही कंटेंट यहां पर आपको अवेलेबल मिलेगा। लाइव जुड़ना चाहते हैं तो आप लाइव जुड़ सकते हैं 8 PM पर डेली 7 डेज क्लासेस चलती हैं। आप यहां पर हमारे साथ लाइव जुड़कर भी कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइव नहीं जुड़ सकते तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। टोटल वीडियोस कितनी होंगी? अराउंड 100 वीडियोस यहां पर आपको मिलेंगी। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, मॉक टेस्ट, ये सभी यहां पर रहने वाला है। कैसे एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स से जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स है? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे अपनी क्वेरी को डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे और इन दोनों ही क्वेश्चंस का आपने बहुत खूबसूरती के साथ में आंसर किया। ये क्वेश्चंस क्या थे गाइस? देखिएगा एक बार। इन सी विच कमांड इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर से इनपुट लेने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? और यहां पर इसका करेक्ट आंसर है स्कैनएफ। क्योंकि आप ऐसे भी जान सकते हैं कि स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो स्कैनएफ कमांड का यूज किया जाता है इनपुट के लिए, जबकि आउटपुट के लिए प्रिंटएफ का यूज करते हैं, है ना। कुछ इस तरीके का ही सिंटेक्स यहां पर रहता है जैसे कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम? दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था एम्बेडेड सिस्टम में किस मेमोरी स्टोरेज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम? और इसका आंसर था डी रैम, डायनेमिक रैम। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहां पर जरा समझने वाली बात यह है कि एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या है। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स या फिर लैपटॉप्स, इन सबको हम एम्बेडेड सिस्टम बोल सकते हैं। और इन सब में जो रैम लगती है वो कौन सी रैम है? डायनेमिक रैम है ना। तो आंसर क्या हो गया? डी रैम। समझ में आ गया गाइस? वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन द एक्सप्रेशन। पाइथन प्रोग्रामिंग में ये जो प्रेसिडेंस है एक्सप्रेशन का, सबसे हाईएस्ट कौन सा होता है? सबसे हाईएस्ट में एडिशन को रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, एक्सपोनेंशियल को, पैरेंथेसिस को, या सब्ट्रैक्शन को। तो आप जानते हैं कि पाइथन में पेमदास फॉलो किया जाता है। पेमदास का मतलब सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पेमदास, PEMDAS, पेमदास। जैसे ब्रॉडमास होता है वैसे ही यहां पर पेमदास है। तो P का मतलब पैरेंथेसिस है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस को सॉल्व करते हैं हमेशा। वेरी गुड। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी? कह रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग में जो रिटर्न टाइप होता है फंक्शन आईडी का, वो क्या होता है? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन आईडी इन पाइथन प्रोग्रामिंग? फ्लोट, बुलियन, डिक्शनरी, इंटीजर या नन ऑफ दीज? तो फंक्शन जो रिटर्न करेगा डेटा टाइप, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इंटीजर होता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज इंट, इंटीजर। समझ में आ गया? तो व्हाट इज द रिटर्न टाइप? जो रिटर्न डेटा टाइप है किसका? फंक्शन आईडी का। वो हमेशा क्या रहता है गाइस? इंटीजर रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन? पाइथन में कौन सा डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता? स्ट्रिंग, नंबर्स, स्लाइस, लिस्ट या ऑल ऑफ दीज? तो आपको क्या लगता है पाइथन में कौन सा डेटा टाइप नहीं है? स्ट्रिंग तो है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, नंबर्स भी है, स्लाइस नहीं है, लिस्ट भी है, लेकिन स्लाइस इज नॉट अ डेटा टाइप। तो करेक्ट आंसर बनेगा स्लाइस। नेक्स्ट, इन पाइथन आइडल, आइडल एब्रीविएशन। पाइथन में हम जानते हैं एक टेक्स्ट एडिटर होता है, जहां पर हम अपने प्रोग्राम को, अपने सोर्स कोड को लिखते हैं, सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर दिया जाता है उसे बोलते हैं आइडल। कई बार एग्जाम में यह भी पूछते हैं कि पाइथन में कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज किया जाता है, कौन सा इंटरप्रेटर यूज किया जाता है? तो आंसर है आइडल। आइडल की फुल फॉर्म क्या होती है? करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। आईडी का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड करे, है ना, दैट इज कॉल्ड आइडल। नेक्स्ट, what will be the output of given code? L is equals to this one, print L -3। -1 का मतलब क्या होता है? -1 का मतलब होता है कि आखिरी वाला, जो आखिरी आपको डिजिट दिख रही है या जो आखिरी नंबर दिख रहा है, वो क्या होगा? -1 होगा। तो इसका मतलब यहां पर -1 अगर दिया होता तो 32 हो जाता आंसर, लास्ट वाला। अगर -2 दिया होता तो 12 हो जाता। -3 दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? 45, यानी करेक्ट आंसर इज 45। याद रखिएगा, -1 लास्ट वाला 32, -2 लास्ट से एक पहले सेकेंड लास्ट 12, -3 यानी पीछे से तीसरा यानी 45। क्लियर है? एंड -4 -5 इसी तरीके से हम पीछे से काउंट करके आंसर कर देंगे। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप फॉल्स अंडर मैपिंग? पाइथन में ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो मैपिंग के लिए फेमस है? कौन मैप करता है? मैपिंग किसमें की जाती है? कीज और वैल्यूज में। कीज और वैल्यूज का इस्तेमाल कहां करते हैं? डिक्शनरी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? डिक्शनरी इज द वैलिड आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम
and a database server occur via। कह रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डेटाबेस सर्वर में जो कम्युनिकेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, ओडीबीसी, जेडीबीसी, वेब सर्वर 1 and 2 या ऑल 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर होगा ओडीबीसी एंड जेडीबीसी। या तो ओडीबीसी का यूज करेंगे या जेडीबीसी का यूज करेंगे, यानी करेक्ट आंसर होगा 1 and 2 बोथ, दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओडीबीसी का मतलब ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जबकि जेडीबीसी जावा का प्रोडक्ट है एंड दैट इज कॉल्ड जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क लेयर फंक्शन। हम जानते हैं कि ओएसआई मॉडल में जो तीसरी लेयर होती है वो नेटवर्क लेयर होती है। नेटवर्क लेयर का कौन सा फंक्शन नहीं है, एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। ओएसआई मॉडल में एरर कंट्रोल और फ्लो को कंट्रोल कौन करता है, तो एरर कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किस पर, डेटा लिंक लेयर पर। तो यानी पहला तो होगा डेटा लिंक लेयर का पार्ट, तो ये नेटवर्क लेयर का तो है नहीं। दूसरा कह रहा है इंट्रा राउटिंग, राउटर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, नेटवर्क लेयर में, तो ये सही है। राउटिंग भी नेटवर्क लेयर का पार्ट है, ये भी इसका हिस्सा है नेटवर्क लेयर का। कंजेशन को कंट्रोल करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ये भी नेटवर्क लेयर का काम है। तो इसका मतलब पहला हो गया करेक्ट आंसर। एरर कंट्रोल और फ्लो को कंट्रोल करना ये नेटवर्क लेयर का काम नहीं है, ये नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर का काम है। समझ में आया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, द साइज ऑफ एन एक्यूमुलेटर रजिस्टर इन 8085 इज। कह रहा है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जो हमें रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटर। जैसे 3 + 2 = 5, तो ये 5 क्या है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर द्वारा डेवलप किया गया है। कह रहा है 8085 एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो साइज होगा वो कितने बिट का होगा, 8 बिट का। कितने बिट का गाइस, 8 बिट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 8 बिट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कंडीशन फॉर रिसोर्स डेडलॉक। डेडलॉक के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, होल्ड एंड वेट, ये डेडलॉक को इंडिकेट कर रहा है कि होल्ड किया हुआ है एक प्रोसेस और वेट कर रहा है दूसरे प्रोसेस का। तो रिसोर्स ने एक प्रोसेस को होल्ड किया है और दूसरे का वेट कर रहा है, तो ये तो डेडलॉक है। नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज, बिल्कुल सही, ये भी डेडलॉक है कि कोई भी तैयार नहीं है अपने रिसोर्स को शेयर करने के लिए, ये बात भी बिल्कुल वैलिड है। सर्कुलर वेट, जो वेट हो रहा है वो लगातार हो रहा है सर्किल में, ये भी डेडलॉक की कंडीशन है। प्रेम्पशन, ये डेडलॉक की कंडीशन नहीं है, क्योंकि प्रिम्प्ट करने का मतलब छीन लेना। अगर हम छीन लेंगे तो किसी तरीके की लड़ाई होगी नहीं, और लड़ाई का होना ही डेडलॉक है। तो इसका मतलब यहां पर होना चाहिए था नॉन प्रेमिटिव, नॉन प्रेमिशन, जबकि दिया हुआ है प्रेमिशन। तो दिस इज नॉट a condition for resource deadlock. Great. Next, what is the value of product 10101 and 1101? कह रहा है प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। जब आप इन बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। एक बार वीडियो को पॉज करिए, अपने आप करने की कोशिश करिए और फिर चेक करिए कि जो मैं आंसर बता रहा हूं क्या वही आपका आंसर आया है, क्या वैसे ही आपने किया है ना। एक बार चेक करिए आप इसको अपने तरीके से सॉल्व करने की। तब तक हम इसको बताते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको नहीं पता ये कैसे सॉल्व होगा। लेट्स हैव अ लुक गाइस। तो इसका आंसर जो आया होगा आप लोग का वो क्या है, दिस वन, सेकंड इज द करेक्ट वन। कैसे किया आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बाइनरी नंबर
इन दोनों बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें डेसिमल नंबर मिलेगा उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 10101 इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, क्या आया 21। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आपको आता होगा, तो इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, क्या आया गाइस 21। फिर 1101 बाइनरी है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, क्या आया 13। 21 और 13 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला 273। अब इस 273 को हमने क्या किया, अगेन इसका बाइनरी निकाल लिया। कैसे बाइनरी निकालेंगे, बाइनरी से डेसिमल में जैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे ही कन्वर्ट करना है। तो किस नंबर को जोड़े कि 273 आ जाए, इसको आपने अप्लाई किया तो आपको आंसर मिल गया, दिस इज द वैलिड वन, यानी 10001 दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया गाइस। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो नर्वस सिस्टम के तरीके से एक्ट करता है, बताइए। नर्वस सिस्टम कौन सा है कंप्यूटर का, इनपुट यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्योंकि सब चीजों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर की एक्टिविटीज को, कंप्यूटर के एड्रेसेस को, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोल यूनिट। और यही तो है नर्वस सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग, करिए इसको। आपको यहां पर दिया हुआ है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, और यहां दिया हुआ है मीटिंग टाइम कंस्ट्रेंट, गुड रिस्पॉन्स टाइम, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और सीपीयू आइडल टाइम। अब बताइए किसमें किसको मैच करें, बताइए। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग में क्या होगा, सीपीयू आइडल होगा, यानी इस केस में सीपीयू की जो वेस्टेज है वो ज्यादा होगी, सीपीयू बहुत लंबे समय के लिए आइडल बैठेगा। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होगा, सीपीयू आइडल टाइम जनरेट करेगा। मल्टी प्रोग्रामिंग, अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में काम करेंगे तो हम कई सारे रिसोर्सेस का यूटिलाइज कर सकते हैं एक ही साथ। तो इसका मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग की वजह से क्या होगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा, है ना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा। अगर टाइम शेयरिंग होगा तो रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, टाइम शेयरिंग में इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइम शेयरिंग मतलब गुड रिस्पॉन्स टाइम, और रियल टाइम का मतलब इसी समय मीटिंग टाइम कंस्ट्रेंट, यानी उसी समय पर काम हो रहा है, दैट इज रियल टाइम। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इज द राइट वन। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग डी सी बी ए यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे मैच दी कॉलम के फॉर्म्स में। बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये फ्री के नंबर्स है ना, बहुत सरल होता है इन कॉन्सेप्ट को मैच करना। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से मैच दी कॉलम के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट, अ लॉजिक सर्किट दैट एक्सेप्ट वन इनपुट and distribute it over several output is known as। कह रहा है एक ऐसा लॉजिक सर्किट जो एक्सेप्ट करेगा एक इनपुट और डिस्ट्रीब्यूट करेगा सेवरल आउटपुट्स, यानी एक इनपुट होगा और बहुत सारे आउटपुट होंगे। ये क्या है, ये डीमल्टीप्लेक्सर का फीचर है। डीमल्टीप्लेक्सिंग में एक इनपुट कई सारे आउटपुट होते हैं, जबकि मल्टीप्लेक्सिंग के केस में इसका ठीक उल्टा होता है, बहुत सारे इनपुट्स एंड वन आउटपुट, है ना, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। वेरी गुड। विच सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, किस सिंबल का यूज करते हैं गाइस, ओवल, पैरेललोग्राम, सर्किल, रेक्टेंगल
या ऑल ऑफ दीज? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है पैरेललोग्राम। हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं? पैरेललोग्राम का। जैसे टर्मिनल के लिए ओवल सिंबल, प्रोसेस के लिए दिस वन रेक्टेंगल, डिसीजन के लिए डिसीजन बॉक्स, इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, कनेक्टर्स और फ्लो लाइंस। यानी कनेक्टर मतलब टर्मिनल एंड और स्टॉप करने के लिए, है ना, स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए हम लोग टर्मिनल्स का यूज करते हैं। कनेक्टर्स राउंड के थ्रू डिनोट किया जाता है, और फ्लो लाइंस दैट इज विद द हेल्प ऑफ लाइंस, है ना। तो ये याद रखिएगा सिंबल और सिंबल के नाम। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कह रहा है अगर ऊप्स की बात करें, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट और क्लास? ऑब्जेक्ट और क्लास में क्या रिलेशन है? आंसर है ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस है क्लास का। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, copying someone else's work and passing it further as own work is called? कह रहा है कॉपी करना किसी दूसरे के काम को और पास करना, कॉपी कर लेना कहीं से और दूसरे को दिखाना कि देखो ये मैंने किया, इसे क्या बोलेंगे? जैसे कई बार क्या होता है, जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है कॉलेज से, तो हम लोग क्या करते थे, कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते थे। तो उस कॉपी पेस्ट किए गए प्रोजेक्ट को पकड़ना बहुत आसान है। हम वेबसाइट पर जाएंगे प्लेगरिज्म की और ये देख लेंगे कि ये सोर्स कोड किस वेबसाइट से उठाया गया। तो कॉपिंग समवन एल्स वर्क एंड पासिंग इट फर्दर एज ओन वर्क, दैट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। समझ में आया? वेरी गुड। द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द नोड to the deepest leaf is called dash of the tree। कह रहा है the number of edges from the node to the deepest leaf, ऊपर से लेकर नीचे वाली लीफ तक जितनी नंबर ऑफ एजेस हैं वो क्या बताती हैं? डैश ऑफ द ट्री। तो दैट विल जनरेट, दैट विल काउंट द हाइट ऑफ द ट्री। वो हमें बताती है, वो हमें इंडिकेट करती है कि ये ट्री की क्या है? हाइट है। तो ऊपर वाली नोड और सबसे लास्ट वाली लीफ नोड ये क्या बताएंगी? दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री या द हाइट ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। जैसे रूट नोड, फिर इसके बाद फर्दर नोड्स, देन फर्दर नोड्स और लास्ट वाली नोड दैट इज कॉल्ड लीफ नोड, जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं होते, है ना, ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं? लीफ नोड बोलते हैं। तो ये हमें क्या बता रही है? हाइट ऑफ द ट्री। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल अलाउज एन ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर? बताइए, ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता है ईमेल क्लाइंट को डाउनलोड एन ईमेल फ्रॉम एन ईमेल सर्वर? हम सर्वर से अपने मेल को डाउनलोड कर पाए, ये कौन सी प्रोटोकॉल परमिट करती है? एफटीपी, एसएमटीपी, पीओपी3, आईमैप या माइम? हम जानते हैं एफटीपी का इस्तेमाल तो मेल में करते ही नहीं है। एसएमटीपी, पीओपी3, आईमैप, माइम, इन चारों का इस्तेमाल किया जाता है ईमेल में। एसएमटीपी का यूज करते हैं मेल भेजने के लिए, पीओपी3 का यूज करते हैं और आईमैप का यूज करते हैं मेल को रिसीव करने के लिए। माइम का इस्तेमाल करते हैं नॉन टेक्स्ट फॉर्मेट में फाइल्स को क्या करने के लिए? अपलोड करने के लिए। माइम मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। यहां पर करेक्ट आंसर होगा पीओपी3। डाउनलोड करने के लिए क्लाइंट से हम किसका यूज करते हैं गाइस? पीओपी3 का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का। समझ में आया? वेरी गुड। विच ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री
इज इन असेंडिंग ऑर्डर? बताइए। कह रहा है बाइनरी सर्च ट्री में कौन सा ट्रेवर्सल ऐसा है जो असेंडिंग ऑर्डर में काम करता है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ट्रेवर्सल का मतलब बाइनरी ट्री की हर एक नोड को टच करना, है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेवर्सल। और असेंडिंग ऑर्डर के लिए रखा गया है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो नोड्स होती हैं उनको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। समझ में आया? वेरी गुड। द गिवन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन पाइथन लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच डेटा टाइप? कह रहा है ये किस डेटा टाइप का एग्जाम्पल है? प्रॉम्प्ट, स्टूडेंट इज इक्वल टू सब्जेक्ट, कंपाइलर, मार्क्स 50, ग्रेड सी। तो ये क्या है? ये डिक्शनरी है, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट एक डिक्शनरी है, सब्जेक्ट की है, कंपाइलर उसकी वैल्यू है, मार्क्स की है, 50 वैल्यू है, ग्रेड की है, सी उसकी वैल्यू है। तो की और वैल्यूज का मतलब डिक्शनरी, यानी ऑप्शन नंबर 3। मैपिंग की गई है यहां पर, है ना, तो मैपिंग का मतलब क्या है? डिक्शनरी है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेफरेंस टू स्टैटिक वेबसाइट? स्टैटिक वेबसाइट के रेफरेंस में क्या फॉल्स है? स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है? जिसमें कोई भी बदलाव ना हो, जो फिक्स हो, है ना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट। तो कह रहा है स्टैटिक वेबसाइट में कंटेंट चेंज एट रन टाइम। क्या कंटेंट चेंज हो जाते हैं रन टाइम पर? बिल्कुल नहीं, है ना। रन टाइम पर कंटेंट क्या होते हैं? फिक्स रहते हैं, स्टैटिक रहते हैं। तो ये तो गलत हो गया। नो इंटरेक्शन, क्या स्टैटिक वेबसाइट में किसी भी तरीके का डेटाबेस से इंटरेक्शन नहीं होता? सही है। सेम कंटेंट इज लोडेड एवरी टाइम द पेज इज लोडेड, हर बार वही कंटेंट लोड होता है। स्टैटिक का मतलब ही वही है कि हर बार वही कंटेंट लोड हो। इट इज लोडेड एट अ फास्टर स्पीड, क्योंकि ये स्टैटिक होती है तो फास्ट भी काम करेगी, ये भी सही है। लेकिन गलत कौन सा है? फॉल्स कौन सा है? कंटेंट चेंज एट रन टाइम। यहां पर कंटेंट फिक्स होते हैं रन टाइम पर, है ना, चेंज नहीं होते बार बार। तो आंसर बनेगा दैट इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेटाबेस? इनमें से डेटाबेस का कौन सा एलिमेंट नहीं है? रिलेशनशिप, डेटाबेस में रिलेशनशिप होती है, टेबल्स को रिलेशन ही बोलते हैं। कंस्ट्रेंट्स, बिल्कुल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। फ्रंट एंड, फ्रंट एंड नहीं होता, है ना, क्योंकि डेटाबेस क्या है? बैकएंड है, तो इसका मतलब फ्रंट एंड नहीं होगा। स्कीमा, डेटाबेस में स्कीमा होता है। स्कीमा का मतलब क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, है ना, डीडीएल के थ्रू हम इसको क्रिएट करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। वेरी गुड। तो इसका मतलब नॉट एन एलिमेंट, फ्रंट एंड इज नॉट एन एलिमेंट, है ना, जबकि बैक एंड इज एन एलिमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस? ये क्वेश्चन पता नहीं कैंडिडेट क्यों गलत कर देते हैं, जबकि इतना आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वायरस नहीं है। बूट सेक्टर वायरस, वायरस है जो बूटिंग के टाइम पर काम करे। पॉलीमॉर्फिक वायरस, वायरस है जो बहुत ज्यादा कॉपीज क्रिएट करे, है ना। पॉलीमॉर्फिक, मेकिंग मोर देन वन फॉर्म, जो अपनी कई सारी फॉर्म्स बनाए, पॉलीमॉर्फिक वायरस। मल्टीपैराटाइट वायरस, ये भी वायरस है जो बूटिंग में बूट करने से रोकता है और साथ ही साथ फाइल्स को मल्टीपल जगह स्प्रेड करता है ना, तो ये मल्टीपैराटाइट भी है। ट्रोजन वायरस नहीं है, ट्रोजन एक मैलवेयर है, तो ट्रोजन हॉर्स इज नॉट अ वायरस। ठीक, तो इसका मतलब आंसर हमें मिल गया, दैट इज ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक मैलवेयर है जो रेप्लिकेट नहीं करता, और वायरस का फीचर क्या होता है? ये हमेशा रेप्लिकेट करता है, एंड ट्रोजन हॉर्स नेवर रेप्लिकेट। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? ये बहुत शरीफ दिखता है ना, इट प्रिटेंड टू बी यूजफुल,
बट एक्चुअली नॉट, है ना, लेकिन होता हानिकारक है, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन। पीछे से हमला करता है, इंफॉर्मेशन को लीक करता है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ट्रोजन। डैश इन्फेक्ट द एग्जीक्यूटेबल एज वेल एज द बूट सेक्टर फाइल। बताइए ऐसी कौन सा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है एग्जीक्यूटेबल्स को, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल को, ये फाइल को एग्जीक्यूट नहीं होने देता और बूट सेक्टर्स में भी इन्फेक्ट करता है, यानी बूटिंग भी नहीं होने देता, फाइल्स को एग्जीक्यूट भी नहीं होने देता। अगर यहां पर सिर्फ इतना लिखा होता कि डैश इन्फेक्ट द बूट सेक्टर ऑफ अ फाइल तो आंसर हो जाता बूट सेक्टर वायरस। लेकिन यहां पर दो दो काम कह रहा है, एक तो एग्जीक्यूट होने से रोक रहा है और दूसरा बूटिंग होने से रोक रहा है। ये दोनों काम के लिए यूज किया जाता है किसका, मल्टी पैराटाइट वायरस का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा सिर्फ बूट दिया हो बूट सेक्टर तो बूट सेक्टर वायरस होगा, लेकिन अगर एग्जीक्यूटेबल एज वेल एज बूट सेक्टर दिया हो तो आंसर क्या बनेगा, मल्टी पैराटाइट वायरस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, डैश इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनदर पर्संस और कंपनीज डेटा। अनऑथराइज्ड मतलब इलीगल, हम अथोराइज्ड नहीं है एक्सेस करने के लिए किसी दूसरे पर्सन या किसी कंपनी के डेटा को, है ना। क्या हम चाहें किसी कंपनी के डेटा को एक्सेस कर पाएं तो क्या परमिशन होती है, बिल्कुल नहीं। क्या दूसरा पर्सन हमारा इंफॉर्मेशन या हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, डैश इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अनदर पर्सन और कंपनीज डेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड स्नूपिंग। इसे बोलते हैं स्नूपिंग। याद रखिएगा जब कभी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ पर्सन या कंपनी के बारे में बात हो रही हो तो इन दोनों ही केसेस को हम किस में रखते हैं, स्नूपिंग में रखते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व डैश ट्रांसमिशन। बताइए क्या कह रहा है, कह रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड। कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके की होती है, ऑटोमेटिक, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या ऑल ऑफ दीज। बहुत बढ़िया। हम जानते हैं कि कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच में एक तरफा कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे कंप्यूटर में दिखेगा। और वन वे कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। कंप्यूटर में दिखेगा, कीबोर्ड से टाइप करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। वेरी गुड। जबकि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों तरफ ट्रांसमिशन होता है लेकिन एक समय पर एक ही बार, है ना। या तो सेंडर सेंड करेगा या तो रिसीवर रिसीव करेगा, जैसे वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स वन एट अ टाइम इन बोथ द डायरेक्शंस। फुल डुप्लेक्स मतलब मोबाइल फोन, रियल टाइम पे कम्युनिकेशन, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, ये सब क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड के एग्जांपल्स हैं। दोनों तरफ कम्युनिकेशन होगी, रियल टाइम पर होगी, फुल डुप्लेक्स है। वेरी गुड। विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए इनमें से कौन सी नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है, पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर, स्विच या ऑल ऑफ दीज। अब कई सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए होंगे कि क्वेश्चन क्या है। नेटवर्क एज डिवाइस का मतलब है नेटवर्किंग की वो डिवाइस जो होस्ट करती है, जो होस्ट करती है इसका मतलब कि जिसमें ब्राउजर रन करता है। क्या पीसी में ब्राउजर चल सकता है, बिल्कुल। पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, है ना। पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा तो नहीं होगा, क्या होगा, पर्सनल कंप्यूटर।
तो पर्सनल कंप्यूटर पे क्या ब्राउजर चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं। ये होस्ट डिवाइस है। स्मार्टफोन पे क्या ब्राउजर्स रन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये भी होस्टिंग डिवाइस है। क्या सर्वर पर ब्राउजर चल सकते हैं? बिल्कुल चलते हैं। तो सर्वर भी एक होस्ट करने वाली डिवाइस है। जबकि स्विच नेटवर्किंग डिवाइस है ना, इस पर ब्राउजर नहीं काम करता। तो ये स्विच क्या हो गई? नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइस। तो आंसर बन जाएगा दैट इज स्विच। नेटवर्क एज डिवाइस का मतलब जो होस्ट करे, जिस पर ब्राउजर रन करे। तो पीसी, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन, सर्वर, टैबलेट्स, इन सब में तो आपका ब्राउजर रन करता है। ये सब होस्टिंग के लिए यूज की जाती हैं, है ना। जबकि स्विच इज नॉट अ होस्टिंग डिवाइस, इट इज अ नेटवर्क इंटरमीडिएट डिवाइस। समझ पा रहे हैं इस बात को? वेरी गुड। इन अ ब्रॉड सेंस अ रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है अगर ब्रॉडर सेंस में देखें तो रेलवे ट्रैक किस कम्युनिकेशन मीडियम का एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स? बताइए। हम जानते हैं रेलवे ट्रैक में क्या होता है, ट्रेन्स आती हैं, ट्रेन्स जाती हैं। क्या ट्रेन आपस में लड़ भी जाती हैं? बिल्कुल लड़ जाती हैं, है ना। जब क्या होगा, फुल डुप्लेक्स होगा तो ट्रेन लड़ जाएंगी, लेकिन दैट इज नॉट अ करेक्ट वे, है ना, क्योंकि ट्रेन लड़ गई तो इसका मतलब ये गलत है ना। तो सही क्या है कि ट्रेन दोनों तरफ से पास हो, लेकिन एक समय पर एक। इसका मतलब हाफ डुप्लेक्स इज द करेक्ट वन, वन एट अ टाइम। तो आंसर बन जाएगा क्या? हाफ डुप्लेक्स यानी सेकेंड वन। और जब लड़ जाएंगी तो क्या होगा? ये फुल डुप्लेक्स, है ना, जो कि रॉन्ग है। समझ में आ गया? वेरी गुड। इन विच टोपोलॉजी अ रिपीटर इज यूज्ड? ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें रिपीटर का यूज किया जाता है? अच्छा, यहां पर मुझे आप ये बताइए कि सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स ये ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे काम करता है? ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे काम करेगा? फिजिकल लेयर पे। किस पे? फिजिकल लेयर पर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन काम करते हैं। तो सिंप्लेक्स पूछे, हाफ डुप्लेक्स पूछे, फुल डुप्लेक्स पूछे, ये सब लेयर 1 पे काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ठीक है। यहां बताइए, रिपीटर काम करता है फिजिकल लेयर पे। हब और रिपीटर ये दोनों फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। रिपीटर का काम क्या होता है? सिग्नल को रीजनरेट करना, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। और रिपीटर काम करता है किस पर? रिंग टोपोलॉजी पर, टोकन रिंग के केस में, है ना, रिंग टोपोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। टोपोलॉजीज क्या होती हैं ये आप जानते हैं। फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। कंप्यूटर्स को कैसे फिजिकली अरेंज किया जाए नेटवर्क के ऊपर, इसी को बोलते हैं क्या? टोपोलॉजीज। और प्रोटोकॉल का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। वेरी गुड। टीसीपी आईपी मॉडल हैज हाउ मेनी लेयर्स? टीसीपी आईपी मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं गाइस? काफी कंफ्यूजन रहता है कैंडिडेट को कि आंसर 4 होगा या 5 होगा। हम लोग जानते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल में पहले 4 लेयर्स हुआ करती थी, लेकिन अब अपडेट करके कितनी लेयर्स कर दी गई हैं? 5 लेयर्स। तो इसका मतलब ओल्डेस्ट के अकॉर्डिंग तो 4 होगा और लेटेस्ट के अकॉर्डिंग 5 होगा। ऑप्शन में क्या 5 गिवन है? यस। तो करेक्ट आंसर होगा 5 लेयर्स। ऐसी कौन सी लेयर है जो ओएसआई मॉडल में है लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं है? सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, ये दो लेयर्स ओएसआई मॉडल में हैं लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं है, क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल में 5 लेयर्स हैं। अब 4 लेयर्स कौन सी थी, इस पर भी बात कर लीजिए। लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये 4 पहले वाली थी ओरिजिनल लेयर्स, लेकिन अपडेटेड
लेटेस्ट कितनी है? OSI मॉडल को देखते हुए 5, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन, जहां सेशन नहीं है और प्रेजेंटेशन भी नहीं है। समझ में आ गया? वेरी गुड। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क? नेटवर्क में ब्रिज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है डिसिमिलर नेटवर्क के लिए। क्या यह सही है? नहीं। डिसिमिलर नेटवर्क के लिए गेटवे का यूज करते हैं। हम आपको कई बार बता चुके हैं, अगर अलग अलग प्रोटोकॉल है, अलग अलग नेटवर्क है, तो गेटवे का यूज होगा। और अगर सिमिलर नेटवर्क है, एक जैसा नेटवर्क है, एक जैसी प्रोटोकॉल है, तो वहां पर या तो ब्रिज का यूज करेंगे या राउटर का, है ना। ब्रिज भी सही है और राउटर भी सही है। तो ब्रिज का काम क्या है? स्विच और ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिज का काम है टू कनेक्ट द लोकल एरिया नेटवर्क। लैंस को कनेक्ट करने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस का यूज किया जाता है। तो आंसर बनेगा फर्स्ट वन, टू कनेक्ट लोकल एरिया नेटवर्क। वेरी गुड। ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, कह रहा है जो आईपी पैकेट होते हैं, पैकेट मतलब नेटवर्क लेयर की बात हो रही है, राउटर की बात हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, हर एक आईपी पैकेट में क्या होना चाहिए? ओनली सोर्स एड्रेस, ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस, या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी सोर्स का एड्रेस भी होगा और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी होगा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? वेरी गुड। वाई आईपी प्रोटोकॉल इज कंसीडर्ड एज अनरिलायबल प्रोटोकॉल? कह रहा है बताइए क्यों आईपी प्रोटोकॉल को अनरिलायबल कंसीडर किया गया है? अनरिलायबल का मतलब कि इस पे विश्वास नहीं है। हम लोग जानते हैं यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और आईपी प्रोटोकॉल, ये दोनों हमारी अनरिलायबल हैं, जबकि टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, रिलायबल इन नेचर है। तो आईपी प्रोटोकॉल या यूडीपी अनरिलायबल क्यों है गाइस? रीजन बताइए। आइए देखते हैं। अ पैकेट में बी लॉस्ट, पैकेट में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, डुप्लीकेट पैकेट में बी जनरेटेड, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सभी रीजन है जिसकी वजह से यूडीपी और आईपी को अनरिलायबल कहा जाता है, क्योंकि यहां पर पैकेट लॉस होने की पूरी संभावना है। फास्ट है ना, आईपी और यूडीपी बहुत फास्ट काम करती हैं, तो पैकेट लॉस हो सकते हैं। पैकेट में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, पैकेट भटक भी सकते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर भी हो सकते हैं। डुप्लीकेट पैकेट में भी जनरेटेड हो सकता है, पैकेट की डुप्लीकेसी हो जाए, है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट? इनमें से कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट का एग्जाम्पल नहीं है? फ्रंट डोर थ्रेट, क्या वायरस फ्रंट डोर से आ सकता है, सामने से आ सकता है, इंटरनेट से आ सकता है, पेन ड्राइव से आ सकता है, डेटाबेस से आ सकता है? तो यानी फ्रंट डोर भी सही है और बैक डोर भी सही है। डिनाइल ऑफ सर्विस भी थ्रेट है, नुकसान है ना, जिसमें थ्रेडिंग की जाती है, फ्लडिंग की जाती है, मैक्सिमम रिक्वेस्ट भेजी जाती है, बॉटनेट का यूज किया जाता है, ज़ॉम्बीज का यूज किया जाता है ना। डिनाइल ऑफ सर्विस ये भी थ्रेट है, नुकसान है। लेकिन अंडरग्राउंड थ्रेट ये कोई थ्रेट नहीं है। तो आंसर बनेगा विच इज नॉट द एक्सटर्नल थ्रेट। अंडरग्राउंड थ्रेट इज नॉट द टाइप ऑफ अ थ्रेट। समझ में आया? वेरी गुड।
क्वेश्चन नंबर 36 गाइस, बताइए, इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ राउटर्स बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, द यूटिलिटी टू बी यूज्ड इज, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ राउटर्स, राउटर्स कितने लगे हुए हैं, इनके नंबर्स पता करिए सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कितने राउटर लगे हुए हैं, यह पता करने के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी यूटिलिटी कमांड का यूज करते हैं, राउट, आईपी कॉन्फ़िग, if config, ट्रेस रूट या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ट्रेस रूट। यह बताता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कितने राउटर लगे हुए हैं, और ट्रेस रूट कमांड मैक्सिमम 30 राउटर को ही काउंट कर सकता है। यह भी याद रखिएगा कि ट्रेस रूट कमांड विल काउंट मैक्सिमम 30 राउटर्स एट अ टाइम, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ट्रेस रूट कमांड मैक्सिमम कितने राउटर्स को काउंट कर सकता है एक समय पर, तो आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। बताइए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। DDL कंसिस्ट ऑफ 4 कमांड्स, DCL कंसिस्ट ऑफ 2 कमांड्स, TCL में 5 कमांड, DML में 3 कमांड या नन ऑफ दीज। हम लोग ने SQL में यह पढ़ा था कि SQL में जो कमांड्स होते हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, वो कौन कौन सी हैं, DDL, DML, DCL, TCL, DQL, DML, ये सब हमारी SQL में यूज होने वाली लैंग्वेजेस हैं। इनके अंदर हम लोग ने कमांड्स भी पढ़े थे कि DDL में ये कमांड्स हैं, DML में ये कमांड्स हैं, है ना, DCL में ये कमांड्स हैं। तो यहां पर आपको कमांड्स के नंबर भी पता होने चाहिए, सिर्फ कमांड ही नहीं, किस लैंग्वेज में कितनी कमांड्स आती हैं, क्या ये आपको पता है? कंफ्यूजन होगा यहां पर। आइए इसको देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। DCL में 2 कमांड होती हैं, ये सही है, बाकी सब गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट। DCL में 2 कमांड कौन कौन सी होती हैं, ग्रांट और रिवोक, है ना। डेटा कंट्रोल करने के लिए या तो ग्रांट करेंगे राइट्स को या रिवोक कर लेंगे, है ना, वापस ले लेंगे। तो ग्रांट और रिवोक ये DCL की कमांड्स हैं, बाकी क्यों गलत हैं, आइए चेक करते हैं। DDL में होते हैं 5 कमांड। DDL मतलब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहां 5 कमांड कौन से हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट और रीनेम। फिर से, DDL मतलब क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। DML में 4 कमांड होते हैं, कौन कौन से, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यानी DDL में 5 कमांड, DML में 4 कमांड। ठीक, आगे देखिए, DCL में 2 कमांड, अभी हमने बताया था, ग्रांट और रिवोक। TCL में 3 कमांड, कौन कौन से, कमिट, रोलबैक या सेव पॉइंट। कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। तो पता चल गया ना किसमें कितने कमांड्स होते हैं। तो यह भी याद रखना जरूरी है कि DDL में 5, DML में 4, DCL में 2, TCL में 3। राइट, वेरी गुड। डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन यहां पर भी कैंडिडेट्स फंसते हैं और गलत आंसर करते हैं। अब आप देखते हैं सही देते हैं या गलत, बताइए। कह रहा है लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सी प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा यूज होती है। टोकन रिंग, क्या लैन में यूज होती है, बिल्कुल होती है। टोकन बस यूज होती है। ईथरनेट, यस।
ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अगर हम देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क में इन सभी का यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है ईथरनेट प्रोटोकॉल। तो यहां पर क्या पूछ रहा था, वाइडली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल, तो आंसर इज ईथरनेट। लोकल एरिया नेटवर्क में 4 तरीके की टेक्नोलॉजी या 4 तरीके की प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। कौन कौन सी? ईथरनेट प्रोटोकॉल, टोकन रिंग प्रोटोकॉल, टोकन बस प्रोटोकॉल और एफडीडीआई प्रोटोकॉल, यानी फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि टोटल कितनी प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में? तो आंसर होगा 4। इस पर करिएगा विचार, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ईथरनेट, टोकन रिंग, टोकन बस और एफडीडीआई। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली ईथरनेट प्रोटोकॉल 802.3, है ना। ईथरनेट का स्टैंडर्ड क्या है? IEEE 802.3, टोकन रिंग 802.5, टोकन बस 802.4। तो आपको सबके IEEE स्टैंडर्ड भी याद होने चाहिए। यस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब Hadoop एक्सेप्ट। बताइए इनमें से Hadoop को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? अब ये Hadoop होता क्या है? व्हाट इज Hadoop गाइस, है ना, इसको Hadoop बोला जाता है। क्या है ये? देखिए होता क्या है कि हम लोग कई बार बहुत बड़े बड़े डेटाबेस पर काम करते हैं। बड़े डेटाबेस पे काम करने के लिए हमको डेटाबेस को स्टोर करवाना होता है, उनको प्रोसेस करवाना होता है डेटाबेसेस को। बड़े बड़े डेटा को स्टोर करवाने के लिए, बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए, बड़े बड़े डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड करने के लिए हम लोग किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं? दैट इज Hadoop। तो Hadoop क्या है? ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यस। जावा पर बेस्ड है, बिल्कुल। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग अप्रोच है? वेरी ट्रू। लेकिन ये रियल टाइम नहीं है, ये रियल टाइम पर काम नहीं करती। तो इसका मतलब कौन सा फीचर नहीं है? रियल टाइम इज नॉट द फीचर। तो व्हाट इज Hadoop गाइस? डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, जो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, जो प्रोसेस भी करती है स्टोर किए गए डेटा को, ऑफ बिग डेटा, है ना। यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो क्या है? बिग डेटा का कॉन्सेप्ट है। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि बिग डेटा को मेंटेन, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो आंसर है Hadoop का। समझ में आया? वेरी गुड। और यहां से भी क्वेश्चन बनता है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। डैश हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट Hadoop क्लस्टर। दुनिया का सबसे बड़ा बिग डेटा, सबसे बड़ा Hadoop क्लस्टर किस कंपनी का है? एप्पल का, डेटामैटिक्स का, फेसबुक का, इन सभी का, या नन ऑफ दीज का? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिग डेटा Hadoop क्लस्टर इज ऑफ फेसबुक, है ना। बहुत बड़ा डेटा है इसके पास। मेटा, मेटा भी कह सकते हैं, फेसबुक भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि अब तो पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? मेटा है। फेसबुक टैकल्स बिग डेटा विद डैश बेस्ड ऑन Hadoop। कह रहा है फेसबुक जो है इसमें बिग डेटा को टैकल यानी हैंडल करने के लिए एक प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। ये प्रोजेक्ट कौन सा है? और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। Hadoop को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना। अगर आपने सिलेबस अच्छे से देखा हो तो Hadoop से क्वेश्चन बनेंगे जरूर। तो आंसर है प्रोजेक्ट प्रिज्म। फेसबुक टैकल बिग डेटा विद प्रोजेक्ट प्रिज्म बेस्ड ऑन Hadoop। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्रोजेक्ट प्रिज्म किसका हिस्सा है? तो आंसर है फेसबुक बिग डेटा का हिस्सा है ना। याद रखिएगा इसको। एवरी टाइम व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड द फॉलोइंग। बताइए
हर बार जब कंप्यूटर चालू होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित को लोड करता है। किसको लोड करता है? जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो ड्राइवर अपडेट होते हैं, है ना, ड्राइवर लोड किए जाते हैं, ऑटोमेटिकली लोड होते हैं। तो इसका मतलब डिवाइस ड्राइवर इज द करेक्ट आंसर, है ना। डिवाइस ड्राइवर ही ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करते हैं, सिस्टम को बूट करने में मदद करते हैं, सिस्टम के हार्डवेयर को इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, है ना। दैट इज डिवाइस ड्राइवर्स। विच इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइए। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड CDC 6600। यहां पर सबसे पहला नाम आता है क्या? CDC 6600। लेकिन अगर बाई चांस ये ऑप्शन में ना मिले तो परम पद्मा, है ना, इसे भी पहला सुपर कंप्यूटर माना गया है, लेकिन वो तब जब ये ऑप्शन में ना हो। If CDC 6600 is not in the option, then in that case the correct answer is परम पद्मा। 44 क्वेश्चन बताइए गाइस। Which of the following is not true about कैश मेमोरी? इनमें से कैश मेमोरी के रिस्पेक्ट में कौन सी बात वैलिड नहीं है? कैश मेमोरी क्या होती है आप जानते हैं, सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है ना, क्योंकि सबसे फास्ट क्या है? रजिस्टर, रजिस्टर के बाद कैशे, कैशे के बाद रैम, है ना, ये सीक्वेंस चलता है आपका। तो फास्टेस्ट मेमोरी देन रैम। क्या कैशे मेमोरी रैम से फास्टेस्ट है? वेरी ट्रू, है ना, बिल्कुल है। क्या कैशे मेमोरी टेम्परेरी यानी वोलाटाइल है? बिल्कुल सही। क्या ये स्मॉलर इन साइज है देन रैम? क्या कैश मेमोरी का साइज रैम से भी कम होता है? बिल्कुल सही बात है ना, रैम से भी कम साइज की होती है। क्या ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है? नहीं, कैशे मेमोरी इज नॉट कंसीडर्ड एज अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर मिल गया हमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। दिस इज द इनवैलिड स्टेटमेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट, ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड। ब्लूटूथ नेटवर्क को क्या कहा जाता है? पिकोनेट, स्कैटरनेट, ब्लूनेट, हीटसन या ऑल ऑफ दीज? हम जानते हैं ब्लूटूथ में 7 डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है, और अगर हम मेन डिवाइस को भी कंसीडर कर ले, है ना, तो हम 8 बोल सकते हैं। एक होती है आपकी क्या? मेन डिवाइस, और 7 होती हैं कनेक्ट होने वाली डिवाइसेस, है ना, टोटल 8 हो जाती हैं ये। तो ब्लूटूथ कनेक्ट करता है 7 डिवाइसेस से, और एक है आपकी मास्टर, है ना, 1 मास्टर 7 स्लेव। मास्टर और स्लेव के कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पिकोनेट, यानी ब्लूटूथ नेटवर्क इज कॉल्ड पिकोनेट। ठीक, जहां स्लेव मतलब 7 डिवाइसेस और मास्टर मतलब 1 डिवाइस। जिस डिवाइस से 7 डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उसे मेन डिवाइस को बोला जाएगा मास्टर, और उन 7 डिवाइसेस को बोला जाएगा क्या? स्लेव। ठीक, समझ में आ गया। तो 7 डिवाइसेस इज कॉल्ड ब्लूटूथ डिवाइसेस, वेयर एज मास्टर प्लस स्लेव इज कॉल्ड पिकोनेट। समझ में आ गया गाइस? वेरी गुड। Which of the following is a popular Linux distribution supported by IBM? आसान क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ऐसा कौन सा पॉपुलर यानी फेमस लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नाम क्या है? लाइनेक्स डिस्ट्रो या लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। आईबीएम द्वारा सपोर्ट किया जाने वाला लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? रेड हैट, ब्लू कैप, ब्लू ट्री, येलो टाई या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है रेड हैट, है ना। ये बहुत पॉपुलर लाइनेक्स का वर्जन है रेड हैट, डेवलप्ड और सपोर्टेड बाय आईबीएम गाइस।
cat 5, cat 6, cat 7 are the type of, cat का मतलब कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, कैटेगरी 7, कैटेगरी 8, ये सब क्या है? यूटीपी केबल्स के टाइप्स हैं, द टाइप्स ऑफ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना। मार्केट में आप लेने जाते हैं तो आप यही कहते हैं कैट 1, कैट 2, कैट 3, ये केबल्स, दीज आर कॉल्ड एज यूटीपी केबल्स। समझ में आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज 2.5G? किस सेलुलर टेक्नोलॉजी को 2.5G के नाम से भी जाना जाता है? 2.5G का मतलब GPRS, वेरी फेमस क्वेश्चन। सेलुलर टेक्नोलॉजी, ये आपका एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जहां मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजीज, सेलुलर टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पढ़ना है ना। 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे 5G से, क्योंकि ये लेटेस्ट है ना, अभी लॉन्च की गई है इंडिया में 5G, तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, अच्छे से पढ़िएगा इसको भी। तो यहां पर क्या है गाइस? 2.5G का मतलब क्या है? GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। नेक्स्ट, वेयर इज कंप्यूटर्स बायोस स्टोर? कंप्यूटर का जो बायोस है ये कहां पर स्टोर होता है? बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है बेसिकली, बायोस इज अ सॉफ्टवेयर। और ये बायोस सॉफ्टवेयर जहां पर लोड होगा, जहां स्टोर होगा, दैट इज कॉल्ड रोम, दैट इज कॉल्ड रोम रीड ओनली मेमोरी, या रोम चिप भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या है? बायो सॉफ्टवेयर जहां पर रहता है वो है रीड ओनली मेमोरी चिप। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। द बैंकर्स एल्गोरिथम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर? ऑपरेटिंग सिस्टम में बैंकर्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? डेडलॉक रिकवरी के लिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, आईपीसी के लिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, डेडलॉक अवॉइड करने के लिए, या ऑल ऑफ दीज? हम जानते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज किया जाता है डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए। बैंकर्स एल्गोरिथम एक ऐसी एल्गोरिथम है जो पहले से ये तय करके रखती है कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज, नंबर ऑफ प्रोसेस सफिशिएंट हो। प्रीमिशन अप्रोच, है ना, प्रीमिशन अप्रोच नहीं होनी चाहिए, इस पर फोकस करती है डेडलॉक अवॉइडेंस। बैंकर्स एल्गोरिथम, है ना, समझ में आ गया आपको? तो बैंकर्स एल्गोरिथम किस पर डिपेंड है? यानी बैंकर्स एल्गोरिथम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज की जाती है? डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए। जैसे बैंक में बैंकरप्ट ना हो, हर एक पर्सन अपना लोन चुका पाए, इसके लिए उसकी एनालिसिस की जाती है। वैसे ही यहां पर भी डेडलॉक की कंडीशन ना बने, ये बैंकर्स एल्गोरिथम देखती है। समझ में आया? वेरी गुड। अब दो क्वेश्चन बैक टू बैक आपके सामने आएंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा इसका आंसर गाइस? बताइए। द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनिट ब्लॉकेज ऑफ लो प्रायोरिटी जॉब in general priority scheduling algorithm can be solved using, कह रहा है एक बड़ी प्रॉब्लम थी indefinite blockage, जो लो प्रायोरिटी जॉब्स हैं किसमें? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, वो लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाती हैं, है ना, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी क्या है? लो, जिसकी वजह से उनका वेटिंग टाइम बढ़ जाता है प्रोसेस का, और वो प्रोसेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? What is the solution of this particular problem of indefinite blockage of low priority jobs in priority scheduling algorithm? समझ में आ गया होगा। डर्टी बिट, कॉम्पैक्शन, एजिंग, स्वैपिंग, या ऑल ऑफ दीज? बताइएगा कमेंट करके। दूसरा क्वेश्चन, द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज? ये दोनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी है, ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कौन सी है, जो बेस्ट आउटपुट जनरेट करती है, जो वेटिंग टाइम कम होता है जहां पर,
है ना। ये कौन सी है? FCFS, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, राउंड रॉबिन, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स मुझे बताइएगा अगर आपको पता है तो। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट करके बताइएगा गाइस। कितना स्कोर किया जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके के सेशंस मैं लेकर आता रहता हूं, इंटरेस्टिंग बेस्ट 50 क्वेश्चंस। डीप कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, बेसिक से एडवांस लेवल तक टॉपिक वाइज कवर करने के लिए आप कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, बाद में उसी टॉपिक के सारे एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट, सारे एमसीक्यूज टॉपिक वाइज कवर करने के लिए प्लस मॉक्स देने के लिए आप इस कोर्स से कवर कर सकते हैं। पीडीएफ भी यहां पर आपको मिलेगी, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे। ये सब आपको यहां पर इस सेशन में मिल जाएगा, यानी कंप्लीट पैकेज है कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सचिन सर की, बाकी आप निकाल लीजिए, है ना। दोनों की मेहनत से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो योर सिलेक्शन, है ना, दैट इज अवर मोटिव, दैट इज अवर प्लेज कि आप सिलेक्शन ले पाए। और इसमें थोड़ा सा योगदान अगर मेरा हो तो मुझे भी खुशी यहां पर मिलेगी, है ना। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना कि सर आपका पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, है ना, थैंक यू सो मच, तो बस ये लाइन काफी टच करती है कि लगता है कि हमने स्टूडेंट की लाइफ में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया, उसकी जो पैनिक सिचुएशन थी उसको थोड़ा सा हमने कम करने में मदद करी। क्योंकि एक स्टूडेंट काफी स्ट्रगल करता है अपने इस जर्नी में, जॉब की जर्नी में। इतना आसान नहीं होता कैंडिडेट के लिए सब कुछ मैनेज कर पाना, है ना। कुछ मैरिड है, कुछ ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको एक मोरल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। और वहां पर एक गाइडेंस, एक गुरु का होना, है ना, काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट देता है, जो आपकी प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाना है ना, आपको सभी सब्जेक्ट्स देखने हैं, तो यहां पर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कम समय में 3-4 घंटे देकर कवर कर सकते हैं, है ना, तो आप जुड़िए। हम बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। बिल्कुल कनेक्ट हो जाइएगा इफ पॉसिबल गाइस। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।